आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उनतीस जनवरी शुक्रवार का दिन आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। राकेश टिकैत की इमोशनल अपील से किसानों का आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ है, लेकिन आज सिंघू बॉर्डर पर खुद को स्थानीय बताने वाले कुछ लोग किसानों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वायलेंस भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे कि इस नए कंसोलिडेशन का यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। अगले साल वहाँ चुनाव है। और लीजिए आ गया आर्थिक सर्वे। सबके अनुमान के बाद सरकार का अनुमान भी आ गया। 11% की ग्रोथ रेट होगी अगले साल हमारी इकोनॉमी की। और क्या क्या बातें हैं इसमें जो आपको जाननी चाहिए। और संसद का बजट सेशन शुरू होने के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में किन मुद्दों की झलक मिली, कौन से मुद्दे नहीं मिले और उसका मतलब क्या था, इस पर बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इंसाफ देने में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे को संसद में पेश किया। सर्वे में कहा गया है कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी में -7.7% की गिरावट आ सकती है। दिल्ली में इजराइल के दूतावास के पास धमाका हुआ है, जिसमें 4 से 5 कारों को नुकसान पहुंचा है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि भारत और इजराइल आज अपने राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी और पिंजरा तोड़ अभियान की एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की जमानत अर्जी को दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। सीबीआई ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय मांगा है। सीबीआई ने आज पंजाब में लगभग 35 जगहों और हरियाणा के 10 जगहों पर छापेमारी की। गोदामों में बड़ी मात्रा में रखे गए चावल और गेहूं के नमूने भी लिए जाने की खबर है। अमेरिका ने पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से रिहाई दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी सोहिनी चटर्जी और अदिति गोरूर को अहम जिम्मेदारी दी है। और आईसीसी पैनल में शामिल भारत के 3 अंपायर इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अंपायरिंग करेंगे। आज तक रेडियो पर यह है इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। बाजियां पलट जाती हैं। कल शाम तलक जिस किसान आंदोलन के खत्म होने की भविष्यवाणियां कर दी गई थीं, वो आज और तेज हो उठा। राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के नेता, रोते हुए कल टीवी चैनलों पर दिखे और रातों रात गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसानों की भीड़ जमा होने लगी। वेस्ट यूपी से, हरियाणा से किसान वहां पहुंचने लगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कास्ट कंसोलिडेशन भी है, पर आंदोलनों के संबंध में ये कोई नई बात नहीं है। सरकार ने ही इस आंदोलन को एक तरह से संजीवनी दी है, गाजीपुर बॉर्डर पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजकर। इस घटना के असर क्या होंगे पॉलिटिक्स पर, चुनावी राजनीति पर, इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज सिंघू बॉर्डर पर हिंसा हुई क्योंकि वहाँ किसानों के प्रदर्शन का विरोध करने के लिए कुछ लोग जमा हुए। इन्हें स्थानीय लोग कहा जाए या इनका किसी पार्टी या संगठन से रिश्ता था, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इन लोगों और किसानों के बीच वहां पत्थर चले। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई पुलिस वालों और किसानों के घायल होने की खबर है। सिंघू बॉर्डर पर आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर मौजूद थी। देखिए, ये जो सारा बवाल शुरू हुआ, ये कुछ 1:15 बजे, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास कुछ लोग थे जो अपने आप को आसपास के गांव का बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये आसपास के नरेला बवाना के 40 गांव जो हैं उनके रेजिडेंट्स हैं, और ये इस बात से परेशान है कि 2 महीने से ये लोग, इन लोगों के घर के बाहर ये इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। ये लोग का काम रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, सड़कें रुकी हुई हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। और खासतौर से 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद इन लोगों में काफी आक्रोश है, इसलिए ये चाहते थे कि
कि सिंघू बॉर्डर से जो किसान मोर्चा है उसको बिल्कुल हटा दिया जाए। जिस बॉर्डर पे जहाँ पे किसान बैठे हैं उनसे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। कोई गाड़ी सिवाय पुलिस की गाड़ी के कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। आईडी कार्ड दिखा के ही एंट्री मिल रही है और पूरी अच्छी से बैरिकेडिंग 2-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आगे की बैरिकेडिंग लांग के आगे आए, उसके बाद सेकंड लेयर की बैरिकेडिंग लांग के आगे आए, उसके बाद थर्ड लेयर जो पुलिस थी उनसे काफी देर झड़प हुई। जब पुलिस ऑफिसर्स उनसे बात ही कर रहे थे, साइड के बैरिकेड के ऊपर से लांघते हुए ये काफी सारे लोग अंदर घुसे एकदम से। पहले गाली गलौज करना शुरू करा, उसके बाद लाठियां दोनों तरफ से दिखाई गई, लाठियां चली दोनों तरफ से, उसके बाद पत्थर फेंकना शुरू किया। पुलिस के काफी सारे ऑफिसर्स को चोटें आई हैं। जो एसएचओ है अलीपुर के, उनको तलवार से चोट लगी है, उनको काफी खून निकला है। एडिशनल डीसीपी जो है वो भी, उनके भी काफी पत्थर लगा है, वो भी लंगड़ाते हुए बाहर निकले हैं। काफी सारे पुलिस वाले जो है उनको पत्थर और लाठी से चोट लगी है, लेकिन लाठीचार्ज और टीयर गैस के बाद ही सिचुएशन थोड़ी काबू में आई। ये जो दिल्ली की तरफ से लोग आए थे, जो 150-200 लोग आए थे, इनको बैरिकेड के बाहर खदेड़ा गया, लेकिन वहां से भी ये लोग पत्थर उठा के काफी देर तक इन्होंने पत्थरबाजी बाहर से भी करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो ये प्रदर्शन अब नहीं रुकेंगे, ये और शहरों में भी फैलेंगे। तो विपक्ष तो इस आंदोलन में अपने लिए संभावनाएं देख ही रहा है, लेकिन रातों रात लोगों को राकेश टिकैत में संभावनाएं दिखने लगी हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर की ज़मीन खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन अब वहां कल से भी बड़ा जमावड़ा मौजूद है। राकेश टिकैत 10 साल से किसान नेता हैं। किसानों की नेतागिरी उन्हें उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत से विरासत में मिली थी। जवानी के दिनों में राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। अब से पहले भी उन्होंने कई प्रदर्शन खड़े किए हैं, कई प्रोटेस्ट में वो हिस्सा लिया है उन्होंने। 40 से ज़्यादा बार वो जेल गए हैं, लेकिन वो धार उनमें नज़र नहीं आती थी जो उनके पिता में थी। लखनऊ के पुराने पत्रकारों से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इनके राजनीतिक मुद्दे अक्सर मुख्यमंत्रियों से बैठकों के बाद किनारे हो जाया करते थे, लेकिन कल जब पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर पहुंची तो उनकी एक इमोशनल अपील ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो आत्महत्या कर लूँगा, और अब अनशन पर जा रहा हूँ, जब तक मेरे गांव से पानी नहीं आता अनशन नहीं तोड़ूंगा। उनके लहजे में भले ही उनके पिता जैसा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन बहुत लोग उनमें महेंद्र सिंह टिकैत की झलक देखने लगे हैं। अब ये बदलाव स्थायी है या सोचा समझा है, या जो हुआ वो सिर्फ भावावेश था, एक छोटा सा क्षण जो अनजाने में रेलेवेंट हो गया है, प्रासंगिक हो गया है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की जो महापंचायत हुई वो इस बात की तस्दीक करती है कि एक मोमेंटम बन रहा है। हज़ारों की संख्या में वहाँ किसान जुटे। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने वहाँ किसानों को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी वहाँ पहुँचे। अजीत चौधरी के पुत्र आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पहुँचे। और एक जातीय एंगल भी है, देखिए इसमें इस एकजुटता में जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के खासे वोट हैं और 2013 के दंगों के बाद से वो बीजेपी के पाले में ज़्यादा जाते रहे हैं। क्या यूपी में किसान प्रोटेस्ट के साथ कुछ समीकरण भी बदलेगा? रियाज हाशमी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से समझते हैं। हमने उनसे बात की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी को जाट वोटों की दरकार रहती है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरी तरीके से लाभ मिला, फिर 2019 में उसका लाभ मिला। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के भीतर इस बात को लेकर भी बेचैनी रहती है कि तमाम जाट वोट वो एक तरफ चला गया। विपक्षी दलों को किसान आंदोलन के बहाने एक राजनीतिक मंच जैसा आज हमने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में देखा, वो मिल गया है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आकलन करने में बहुत बड़ी चूक हुई है, और इस चूक का खमियाजा इस रूप में भुगतना पड़ा है कि किसान आंदोलन जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद
कहीं ना कहीं शिथिल पड़ रहा था, किसान अपने घरों को लौट रहे थे, वो फिर से जिंदा हो गया है। दूसरे, मुजफ्फरनगर की महापंचायत के अंदर गांव गांव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहुंचे हैं। किसानों में सरकार के रवैये को लेकर गुस्सा है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर राकेश टिकैत वहां से हट जाते तो मुझे लगता है कि राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि ये लड़ाई अकेले भारतीय किसान यूनियन की नहीं है या राकेश टिकैत की नहीं है, ये लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा की है। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के आंसुओं को पोंछने के बहाने पॉलिटिकल पार्टियों ने एक उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश की है। जैसे कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन पर कहा कि पानी का इंतजाम हम करेंगे। आज सुबह मनीष सिसोदिया भी वहां पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के जो लीडर हैं जयंत चौधरी, छोटे चौधरी के बेटे, अजीत सिंह के बेटे, वो भी आज वहां पहुंचे हैं। उन्होंने भी राकेश टिकैत से बात की, कल भी फोन पर बात की। आज अगर मुजफ्फरनगर की महापंचायत की मैं बात करूं तो महापंचायत के मंच के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी को छोड़ करके। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें तमाम राष्ट्रीय लोकदल भी है, भारतीय किसान यूनियन भी है, आम आदमी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी और यूपी गवर्नमेंट की घेराबंदी करने के लिए विपक्षी दलों को एक बहुत बड़ा मौका भी मिल गया है। रियाज जी, ठीक है कि जाट एक मंच पर आ रहा है, पर क्या जाट बीजेपी से निकल कर कहीं जाता हुआ भी दिख रहा है? जयंत चौधरी वहां मौजूद हैं, उनकी पार्टी का पुराना दावा है जाट वोटों पर। क्या अभी बहुत जल्दबाजी है ये वोट शिफ्ट को लेकर के बात करना, या एक बदलाव दिख रहा है जमीन पर? देखिए, इस समय जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरीके से नाराज दिखे हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जितने भी किसान हमें मिले, हमने उनसे बातचीत की, तो कोई किसान हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये नहीं बोला कि 2014 में 2019 में उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। सभी लोगों का कहना यह था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार इस तरह के बिल लेकर आएगी, इस तरह के कानून बनाएगी। फिर राकेश टिकैत की जिस तरीके से घेराबंदी की कोशिश की गई, उसको लेकर के किसानों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ी। फिर तीसरी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। वो खाप चौधरी भी हैं। जाटों में जो खाप होती हैं वो बालियान खाप के चौधरी भी हैं। तो खापों का भी राजनीति में बहुत बड़ा दखल रहता है। तो इस स्थिति के बाद अधिकांश किसान का वैसे ये मानना रहा कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और नहीं झुकती है तो सरकार बदल देंगे किसान। इन हालात के बाद राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके अंदर होड़ लगी है, क्योंकि अभी तक 2014 से पहले अगर हम देखें तो राजनीति के अंदर राष्ट्रीय लोकदल या कहिए चौधरी अजीत सिंह का सिक्का जाटों में चलता था। 2014 में राष्ट्रीय लोकदल कमजोर हुई, 2019 में तो जीरो हो गई। तो कहीं ना कहीं जाटों के मन में छोटे चौधरी के कमजोर होने का भी एक मलाल साफ तौर पे नजर आया। जितने किसानों से हमने बात की उनका मानना था कि अगर केंद्र के अंदर राष्ट्रीय लोकदल 2014 से पहले वाली ताकत में रहा होता तो संभवतः ये कृषि कानून बनाने की हिम्मत केंद्र सरकार नहीं करती। तो किसानों के अंदर जो गुस्सा है पॉलिटिकल पार्टी उसको भुनाने की कोशिश में पूरी तरीके से लगी हुई है। महापंचायत का जो मंच था, उस मंच के ऊपर अगर हम कहें कि 100 से ज्यादा नेता मौजूद थे, उनमें किसान नेता थे और पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे। खास तौर से सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के, शामली के, बागपत के, मेरठ के, बिजनौर के, बुलंदशहर के, आसपास के जितने भी जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वहां के पॉलिटिकल लीडर जो है वो महापंचायत में अपनी अपनी बात साफ तौर से रखते नजर आए। और कॉमन रूप से सबने किसानों का जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है उसको भुनाने की पूरी कोशिश की। सारे पॉलिटिकल लीडर्स का टारगेट जो था वो या तो भारतीय जनता पार्टी थी या सेंटर गवर्नमेंट थी।
ये थे रियाज हाशमी। और आपकी जेब से जुड़ी खबर, क्योंकि ये देश की इकॉनमी के बारे में है। सरकार का ये अनुमान है कि 2021-22 में हमारे देश की इकॉनमी 11% की रेट से बढ़ेगी। ये एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऐसा सरकार का कहना है। दरअसल आज से संसद का बजट सेशन शुरू हुआ और जैसा कि रस्म है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया और इसमें ये सारे प्रोजेक्शन दिए गए। आर्थिक सर्वे एक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे साल की इकॉनमी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, चैलेंजेस का जिक्र उसमें होता है और प्रोजेक्शन भी होता है। इसे देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनकी टीम तैयार करती है और इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनकी अगुवाई में इसे तैयार किया गया। इससे इकॉनमी की क्या तस्वीर सामने आई है, ये समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो के हमारे आर्थिक मामलों के पत्रकार शुभम शंखधर से। देखिए, आज आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है सरकार का, मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो हम मान के चल रहे थे कि कोविड की वजह से एक बड़ी तेज गिरावट दिखेगी अर्थव्यवस्था में। तमाम रेटिंग एजेंसियां, तमाम देशी और विदेशी संस्थाएं, सरकार, केंद्रीय बैंक ये बता चुके थे, मान चुके थे कि आर्थिक विकास का, जीडीपी का एक बड़ा लॉस हम देखने को मिलेंगे। और आर्थिक समीक्षा में भी यही कहा गया है कि 9 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हम इस साल देखेंगे। 203 लाख करोड़ की जीडीपी के तुलना में 193 लाख करोड़ के आसपास रह जाएंगे। अगर हम इन्फ्लेशन को इसमें से हटा दें तो रियल टर्म में जो जीडीपी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है आज के इस आर्थिक सर्वेक्षण का, वो जीडीपी है। और जीडीपी में कहा गया है कि अगले साल यानी कि 21-22 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 11% से बढ़ेगी, लेकिन वो एक्चुअल अगर आप टर्म में देखें तो केवल 2.4% की दर से बढ़ती दिखेगी। जो 2019-20 से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे, वो 11% जो दिखेगा वो दिखेगा आपको बेस इफेक्ट की वजह से। दूसरी एक बड़ी चीज जो इसमें कहा गया है, आर्थिक समीक्षा 2 खंडों में है। इसके जो पहला खंड है जिसमें चैप्टर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात स्थापित करने की कोशिश की गई है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था कोविड की वजह से, उसको जायज ठहराया है, पॉलिसी का डिसीजन माना है। और ये कहा गया है कि जो लॉकडाउन लगाया है इसमें हमने जीवन को बचाया है और हम बहुत सारे देशों की तुलना में हमने बहुत अच्छा ये निर्णय लिया। और जो पूरी तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप पढ़ें तो वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि लॉकडाउन लगाना अर्थव्यवस्था के लिहाज से या कोविड के संक्रमण को रोकने के लिहाज से एक तर्कसंगत फैसला था। एक उसकी जो ओवरऑल टोन है वो ये है। तीसरी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण की, वो ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो मुख्य इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने एक टिप्पणी करी है भारत की सॉवरिंग रेटिंग को लेकर कि भारत की जो सॉवरिंग रेटिंग है वो तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर कुछ और है। जैसे उन्होंने कहा है कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उसमें अच्छी खासी काफी मजबूत है, भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो काफी मजबूत है। उसके बाद भी उसकी जो सॉवरिन रेटिंग है वो इतनी कम क्यों है। इसके अलावा हेल्थ, उन्होंने कहा है कि जो हेल्थ पॉलिसी है वो अब सरकार के सेंट्रल स्टेज में होगी, बिल्कुल मुख्य उस पर फोकस होना चाहिए। और जो खर्चा है वो जो अभी जीडीपी का 1% है उसको बढ़ाकर 2.5 से 3% करना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो हम अगर आर्थिक सर्वेक्षण की देखें तो ये 4-5 बड़े बिंदु हैं जिन पर ये आर्थिक सर्वेक्षण कुछ कहता है। शुभम, ये बताइए कि ये जो आर्थिक मंदी है इसके चलते कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अर्थव्यवस्था को सहारा दिया? देखिए, सिल्वर लाइनिंग की जहां तक बात की गई तो एक सेक्टर एग्रीकल्चर को ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर ने सहारा दिया है और एग्रीकल्चर को निश्चित तौर पर इस कठिन दौर में भी टिका रहने वाला, सहारा देने वाला, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले सेक्टर के तौर पर बताया गया। लेकिन इसके सापेक्ष अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए उनमें सबसे ऊपर थे सर्विसेज सेक्टर, उसमें था कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण सेक्टर। ये वो सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची है इस कोविड के लॉकडाउन। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या आप कह लीजिए कि सर्विसेज सेक्टर है, ये भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार, कृषि के बाद अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर्विस क्षेत्र की जो आउटपुट है उसका जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोविड के दौरान हमने देखा लॉकडाउन लगा, पूरी तरीके से सभी तरीके की सेवाएं ठप हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण भी यही कहता है कि जो लॉकडाउन से जो मंदी थी उसका जो सबसे गहरा असर पड़ा है वो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और भवन निर्माण, इन पर सबसे गहरा असर पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग का भी पहिया उस समय पूरी तरह थम गया था। केवल जो जरूरी चीजें थी, एफएमसीजी वगैरह, यही हम लोग देख रहे थे कि वो बिक रहा था, लेकिन बड़े संख्या में जो फैक्ट्रियां थी देश की वो बंद हो गई। अच्छा, जब इकॉनमी की रिकवरी की बात कही जा रही है, जाहिर है धीरे धीरे हालात सुधर भी रहे हैं,
तो क्या रोजगार की दिशा में कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? नौकरियों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा हो रहा है सकारात्मक? देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने सवाल पूछे, और दो बड़े इंपॉर्टेंट संकेत जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में हमें मिलते हैं। पहला ये कि ये बात कही गई है आर्थिक सर्वेक्षण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि कोविड का असर लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पे रहेगा। हम भले वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हों, जिसको पूरी तरीके से जोड़ के देखना चाहिए जो वैक्सीन है उसके बड़े पैमाने पर वितरण से, उसके बड़े पैमाने पर पहुंचने से। तो कोविड वैक्सीन के सहारे वी शेप रिकवरी आएगी, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण ये बात भी कहता है कि कोविड का असर अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहेगा, और जो नौकरियां चली गई हैं या जो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि वी शेप रिकवरी के बाद भी वो लौट आएंगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत एक जरूरी संकेत है जो हमें समझना चाहिए कि भले हम जीडीपी का नंबरों में आपको अर्थव्यवस्था वापस लौटती दिखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो रोजगार गया वो 12 करोड़ के 12 करोड़ कभी रोजगार पर वापस लौट पाए। ये थे शुभम शंकरधर। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। बजट सेशन की आज शुरुआत हुई और कुछ महीनों के बाद सांसद जुटे आज संसद भवन में। और ये सेशन ऐसे समय में शुरू हुआ है जब नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों और सरकार के बीच टेंशन का माहौल है, तनाव बढ़ रहा है। इकॉनमी का प्रोजेक्शन अच्छा है आगे के लिए, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। नौकरियों का संकट है, सीमा पर चीन से विवाद हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के सवाल है, और विपक्ष इन सारे मसलों पर हमलावर है। और इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद परिसर से एक संबोधन दिया और कहा कि इस दशक का पहला संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया, लेकिन उनके संबोधन का बायकॉट किया विपक्षी दलों ने, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, अकाली दल से कुल 19 दल हैं जिन्होंने बायकॉट किया क्योंकि वो किसानों के प्रति अपना समर्थन जता रहे थे। कृषि कानूनों की वापसी की मांग करते हुए राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास कुछ देर धरने पर बैठे। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 26 जनवरी को जो हिंसा दिल्ली में हुई, जो उपद्रव हुआ, उसकी निंदा की और कृषि कानूनों के मसले पर सरकार की दलीलों का समर्थन किया। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई विषय थे। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का जिक्र था, जम्मू कश्मीर में हुए जिला परिषद चुनाव की बात थी, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत थी, जल जीवन मिशन का जिक्र था। राष्ट्रपति जो कहते हैं वो सरकार का एक आधिकारिक पक्ष होता है और उससे कई मुद्दों पर सरकार की एक राय का भी अंदाज़ा मिलता है। इसलिए हमने इसे और समझने के लिए इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से बात की और पूछा कि राष्ट्रपति जो बोले उसकी खास बातें क्या रहीं। देखिए, अगर इस बजट सेशन को देखें, जो जिस तरह से शुरू हुआ है, जिन हालातों के बीच शुरुआत हुई है, उसमें कृषि कानून जो है वो सबसे अहम है। एक तरफ तो कृषि कानूनों को लेकर के जो किसानों की धरना 2 महीने से ऊपर चली और 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हालात हुए, वारदातें हुई, उसको लेकर के ये मुद्दा इस समय सबसे अहम पॉलिटिकल मामलों में से एक है। इसके अलावा इस परिप्रेक्ष्य में जो सबसे अहम चीज थी वो थी राष्ट्रपति ने जो किसान कृषि कानूनों के बारे में कहा। वो क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि एक तरफ आशंकाएं हैं किसानों में, किसान यूनियन विरोध के स्वर अभी भी ठंडे नहीं हुए हैं। हालांकि हल्की सी दुशहरे आई है, हल्की सी शुभा आई है कि क्या आंदोलन धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में जब विपक्ष के सारे
19 दल इकट्ठे हो गए और वो कह रहे हैं कि इस बिल को हम वापस लिए बिना इस सदन में कुछ नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति जो कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा जाना कि ये फार्म बिल किसानों की बेहतरी के लिए है, पुरानी कोई भी प्रथा जैसे एमएसपी या कुछ बंद नहीं होगा, और उनका ये भी कहना कि जो 26 जनवरी को हुआ, झंडे का अपमान हुआ, वो सब उचित नहीं है। ये एक सिग्नल देता है, ये किसानों के लिए आश्वासन है और जिन लोगों ने उपद्रव मचाया उनके लिए अलग सिग्नल है। तो मैं कहूंगा कि सबसे अहम चीज जो थी वो राष्ट्रपति का आश्वासन और राष्ट्रपति का ये चेतावनी कि जो हुआ वो गलत था, वो बहुत अहम है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार लिखती है, कैबिनेट उसको क्लियर करती है, राष्ट्रपति उसे मात्र पढ़ते भर है। इसलिए अगर आप इस भाषण को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकार की जो मंशा और जो सरकार की बात है उसको ज्यादा कहती है। राहुल जी, वो कौन से मुद्दे थे जिनको बस छू करके राष्ट्रपति निकल गए, जिस पर थोड़ी नजरें थी कि शायद थोड़ा ज्यादा सरकार के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति बोलेंगे, पर कम बोले? देखिए, एक बहुत अहम मुद्दा जो कि अगर पिछले कुछ महीनों की अगर बात देखी जाए तो कृषि कानून तो है ही है 3, लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर दिल्ली के बॉर्डर पे किसान आक्रोशित बैठे हैं तो एलएसी पर चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले साल अगर घटना हुई थी गलवान में, जहां पे सैन्य हताहत हुए थे भारत के और चीन के, उसके बाद अभी नाकुला में एक घटना हुई है जिसमें चीन ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय जांबाज सैनिकों ने उनको वापस भेजा, जिसमें करीब 20 चीनी सैनिकों को चोटें आई। चीन एक बड़ा मुद्दा था। चीन के मुद्दे पे आप अगर गौर देखते देखें तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एलएसी का जिक्र किया, एलएसी पे फौजों का जिक्र किया और ये जिक्र किया कि किसी भी तरह के खतरे या किसी भी अंदेशे के लिए भारत की सेनाएं तैयार है, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि शायद चीन वाले मामले पे सरकार राष्ट्रपति के जरिए कुछ और अपनी बात रखना चाहेगी। और इस सब में कई चीजें, जैसे ऐसी चीजों पे बहुत लंबा नहीं बोले, लेकिन कुछ चीजों का इंक्लूजन भी एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट था, जो कि सरकार की तमाम उपलब्धियां जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, कोविड के समय भारत की सरकार ने किस तरह काम किया, वैक्सीनेशन के बारे में बात करी, तमाम बातें जो करी, उसमें एक चीज जो जोड़ दी गई वो थी राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। बीजेपी के अहम मुद्दों में से एक राम मंदिर का निर्माण भी है और अयोध्या में राम मंदिर की शिलान्यास प्रधानमंत्री ने कोविड लॉकडाउन के दौरान ही किया था और उसके चलते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसे शामिल किया जाना ये बात तय है कि एक तरह से सरकार ने अपनी अचीवमेंट में पार्लियामेंट के पटल पे राम मंदिर को भी जरूरी समझा। जी, और राहुल जी, कौन सी बातें थी जिन पर उम्मीद थी कि इस पर बात होगी और राष्ट्रपति के वक्तव्य में उसका जिक्र भी नहीं हुआ? देखिए, ज्यादातर जो भाषण हुए करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार अपनी अचीवमेंट्स को लिस्ट किया करती है। ये एक प्रथा चल गई है कई सालों से कि मनमोहन सिंह साहब के दौरान भी यही हुआ कि राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों को पढ़ते हैं तो उसमें कोई बहुत गैर वाजिब बात नहीं या कोई नई बात की यूजुअली हम लोग उम्मीद अब ना के बराबर बची है। इसलिए मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा किसी बात का ना होना नहीं आता, लेकिन चीन पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लगता था कि सरकार अपनी बात को ज्यादा पूरी तरह रखेगी और चीन का नाम, चीन शब्द का इस्तेमाल ना होना, ये एक बहुत अहम चीज है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के जो भाषण भी हुए हैं उनमें भी प्रधानमंत्री ने तमाम चीजों में जिक्र किया कि सेनाएं क्या करेंगी, सेनाएं किस तरह से सीमाओं की सुरक्षा करेंगी, लेकिन उन्होंने भी चीन का जिक्र नहीं किया है और वही चीज अभी भी बदस्तूर राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी साफ दिखाई दी। ये थे इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कैलाश गौतम की कविता है, सुनिएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी को कचहरी का, अदालतों का मुंह न देखना पड़े। क्यों? क्योंकि जस्टिस सिस्टम ओवरलोडेड है, खामियों से भरा हुआ है
हमारे देश में इंसाफ यानी जस्टिस की स्थिति क्या है समझने में मदद करती है एक नई रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 इसका टाइटल है। 4 अहम मानक हैं: पुलिस, जुडिशरी, जेल और कानूनी सहायता। हर मानक को बजट, ह्यूमन रिसोर्स, कर्मचारियों पर काम का बोझ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बरक्स रख करके परखा गया है और एक रैंकिंग तैयार की गई है राज्यों की। हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है। प्रतीक, बताइए कि इस रिपोर्ट के हिसाब से देश के कौन से राज्य इंसाफ देने में सबसे आगे हैं? जी कुलदीप, देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में टॉप पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2020 है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पंजाब और केरल का नंबर आता है। तो 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की बात करें तो कुलदीप, त्रिपुरा है, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश ये इस रैंक की लिस्ट में सबसे नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजेस की संख्या महज 29% है। हालांकि हाईकोर्ट में महिला जजेस का औसत 11 से बढ़कर 13%, जबकि सेशन कोर्ट्स में 28 से बढ़कर 30% हुआ है। साथ ही मैंने कुलदीप इस रिपोर्ट की प्रस्तावना पढ़ी है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस MB लोकुर ने लिखा है। उन्होंने लंबित मुकदमों की संख्या पर चिंता जताई है। जस्टिस लोकुर के मुताबिक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से 3.5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे ज़िला अदालतों में लंबित है। इसमें सभी हाईकोर्ट में लंबित 47 लाख से ज़्यादा मुकदमे भी जोड़ दें तो ये संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच जाती है। उन्होंने इस हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार की आवश्यकता जताई है। ठीक है, ये तो राज्यों की रैंकिंग की बात हो गई प्रतीक, लेकिन ये रैंकिंग किस आधार पे की गई है? तो कुलदीप, 1 करोड़ से अधिक और 7 छोटे राज्यों की आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में बजट, ह्यूमन रिसोर्सेज, बुनियादी ढांचा, कार्यभार, पुलिस, न्यायिक विविधता, विविध कानून सहायता के आधार पर रैंकिंग की गई है। साथ ही 7 यूनियन टेरिटरीज और 4 अन्य अप्रकाशित राज्यों के लिए डेटा भी मौजूद है। प्रतीक, और एक इन जनरल क्या खामियां निकल के आई हैं हमारे जस्टिस सिस्टम की, जहां सुधार की ज़रूरत है, जहां जिस ओर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है? देखिए, हाई कोर्ट्स में जजेस की जितनी संख्या होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के लिए हर 3 पदों में से 1 खाली है। चंडीगढ़ को इसमें हटा दिया जाए और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हर 4 में से 1 पद खाली है। और कुलदीप, जितने भी राज्य हैं वहाँ 50,000 से अधिक लोगों के लिए सिर्फ 1 सबऑर्डिनेट कोर्ट जज है। तो 2/3 कैदियों को दोषी ठहराया जाना अभी बाकी है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य की हालत भी जान लीजिए। वो पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता में अपनी क्षमता के आकलन में 60% से अधिक स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर राज्य को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये थे प्रतीक वाघमारे। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। और चिट्ठी आई है पूर्णिया बिहार से शशि कुमार की। इन्होंने हमें ईमेल किया है radio@aajtak.com पर, और ये हमारे वीकली पॉडकास्ट 3 ताल के बारे में है। उन्होंने लिखा है कि मैं कुछ दिनों से 3 ताल सुन रहा हूँ। आप सभी लोगों के प्रेजेंटेशन का मुरीद हो गया हूँ। मैं एक अंगिका भाषी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप लोग अगर विषय बोली पर रखें तो अच्छा होगा। बोली यानी अंगिका, बज्जिका, मैथिली इत्यादि। बहुत सुंदर काम। ज़रूर शशि कुमार जी, बोलियों पर बात करना बहुत ही शानदार विषय है। अलग अलग बोलियां, उसके शब्द, ज़रूर कभी 3 ताल में इस पर बात करेंगे। और आप अंगिका भाषी हैं, मैं अवधी भाषी हूं। और ये दिन भर जिन्होंने प्रोड्यूस किया वो मुंगेर वाले बंधु ऋतुराज हैं। साउंड मिक्सिंग की है मोदी नगर वाले कपिल देव सिंह की। और हम सब जुड़े हैं भाषा की एक डोर से। जुड़े रहिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।